दोस्तों राजस्थान वीडियो की क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में दरिद्रता यानी कि निर्धनता। देखिए राजस्थान में दरिद्रता या निर्धनता क्या है? इसकी परिभाषा समझने से पहले हमको क्या समझना है कि इसकी परिभाषा किसने दी है और ये परिभाषा देने वाला व्यक्ति कौन है और इसकी परिभाषा क्या है? देखिए आपको इसको परिभाषा को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी जिसका नाम है संस्थान और उस संस्थान का नाम है यूएनओ। ठीक है ना? यूएनओ क्या है समझिए। यूएनओ का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी एक संस्था है जिसका नाम है एफएओ और एफएओ का मतलब क्या होता है? खाद्य कृषि संगठन। ठीक है ना? वो खाद्य कृषि संगठन यानी कि फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। जो खाद्य कृषि संगठन है जो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी भाई? 1945 में। इसका एक निदेशक था जिसका नाम था लॉर्ड वेयर। इस उस निदेशक का नाम क्या था? लॉर्ड वेयर। जो ये लॉर्ड वेयर था वो एफएओ का निदेशक था भैया। किसका निदेशक था? एफएओ का निदेशक था। इस लॉर्ड वेयर ने क्या दी थी? इस लॉर्ड वेयर ने दरिद्रता की परिभाषा दी थी। कहाँ पर दी थी? भारत में दी थी भाई। कहाँ पर दी थी? भारत में दी थी। किसने? लॉर्ड वेयर ने। और जो लॉर्ड वेयर कौन था? एफएओ का सदस्य था। अब समझिए भाई, लॉर्ड वेयर एफएओ का निदेशक था। उन्होंने जो इसकी परिभाषा दी थी वो किसके आधार पर दी थी? ठीक है भाई, जो लॉर्ड वेयर था इन्होंने इसकी जो परिभाषा है वो कैलोरी के आधार पर दी थी भाई। किसके आधार पर दी थी? कैलोरी के आधार पर। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति 2300 या 2400, देखिए 2 आंकड़े मिलते हैं। एक तो 2400 का आंकड़ा मिलता है भाई साहब, एक मिलता है आपको 2300 का आंकड़ा। वैसे आपको बता दूँ 2300 का आंकड़ा ज़्यादातर कम मिलता है और 2400 का आंकड़ा जो है ये ज़्यादातर अपने अन्य बुकों में भी मिलता है। तो आपको इनमें से कोई 2 ऑप्शन दिए होंगे और 2 या फिर 1 दे रखा होगा। यदि आपके पास दोनों ऑप्शन दे रखे हो तो आप 2400 करके आना भाई। कौन-सा आंकड़ा करके आओगे? 2400 वाला करके आना, ठीक है? तो इन्होंने एक परिभाषा दी थी और उस परिभाषा के अनुसार उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति 2300-2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम उपभोग करता है तो उस व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को दरिद्र कहते हैं। उन्होंने कहा यदि व्यक्ति एक दिन में 2400 कैलोरी कोई अन्न खाता है या कुछ भी खाता है 2400 कैलोरी से कम खाता है, 2400 कैलोरी से क्या खाता है? कम खाता है, तो व्यक्ति किसी श्रेणी में, वो व्यक्ति दरिद्र की श्रेणी में आ जाता है। तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? दरिद्र कहलाता है। मतलब उसके पास खाने के लिए क्या नहीं है? भोजन उपलब्ध नहीं है। क्या नहीं है? भोजन उपलब्ध नहीं है। उस व्यक्ति के पास खाने के लिए यदि भोजन उपलब्ध नहीं है तो वो व्यक्ति दरिद्रों की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है ना भाई? तो ये अवधारणा दी थी किसने? ये अवधारणा दी थी लॉर्ड वेयर ने भाई। किसने? लॉर्ड वेयर ने। और लॉर्ड वेयर ने ये अवधारणा दी थी कैलोरी के आधार पर। अब वो बताते हैं कैलोरी के आधार पर भी अवधारणा होती है, एक और अवधारणा होती है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। देखो आगे क्या है, भारत में, राजस्थान में, या भारत हो या चाहे राजस्थान हो, उसमें दरिद्रता के 2 प्रकार हैं। कितने होते हैं? दरिद्रता के 2 प्रकार होते हैं भैया। दरिद्रता के कितने प्रकार होते हैं? 2। पहली दरिद्रता तो होती है भाई सापेक्ष दरिद्रता और दूसरी होती है निरपेक्ष दरिद्रता। जो सापेक्ष दरिद्रता होती है भैया ये तो होती है प्रत्यक्ष दरिद्रता। कैसी होती है भाई? प्रत्यक्ष होती है। इसके जो साक्ष्य जो है, प्रमाण जो होते हैं, इसके जो प्रमाण होते हैं वो प्रमाणित होते हैं भैया। कैसे होते हैं? प्रमाणित होते हैं इसके प्रमाण। मतलब ये पोल खोलने वाली दरिद्रता होती है। सपोज कीजिए आपका घर है, आपका क्या है? घर है और आपके घर में 5 लोग हैं और 5 लोगों की मेरे को आय पता है। क्या पता है? आय पता है, यानी कि उनकी मेरे को इनकम पता है, इनकी इनकम कितनी हो रही है, ठीक है ना भाई? या फिर उनकी मेरे को ये पता है कि इनकी इनकम तो इतनी हो रही है और इनका खर्च जो है वो इतना हो रहा है। ठीक है? तो मैं इससे अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये जो फ़ैमिली है ना भैया, इनकी इनकी जो फ़ैमिली है ना, ये कितनी पैसे वाली है, इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ। तो ये कैसी है? ये जो सापेक्ष दरिद्रता है, ये पोल खोलने वाली दरिद्रता है। कैसी है? पोल खोलने वाली। लेकिन जो निरपेक्ष दरिद्रता है, वो कैसी है? कैलोरी दरिद्रता है, निरपेक्ष दरिद्रता है। ये पोल नहीं खोल सकती भैया। क्या नहीं खोल सकती? पोल नहीं खोल सकती। सपोज कि किसी की फ़ैमिली है, सपोज कीजिए मेरी ही फ़ैमिली है, और आपको मेरी फ़ैमिली में ये बता देता हूँ कि जो मेरी फ़ैमिली है, उसमें कुछ लोग तो हैं जो 2400 कैलोरी ऊर्जा ऊर्जा ग्रहण करते हैं और कुछ लोग जो है 800 कैलोरी ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो आप ये अंदाज़ नहीं लगा सकते कि इसकी इनकम कितनी है। कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा, इसकी इनकम कितनी है, ये दरिद्र की श्रेणी में है या नहीं है। लेकिन फिर भी यदि मैं आपको 800 कैलोरी की गणना करवाऊँगा तो मुझे आप लोग दरिद्र की श्रेणी में रख दोगे। किसकी श्रेणी में रख दोगे? दरिद्र की श्रेणी में रख दोगे। यदि मैं आपको 800 कैलोरी से कम ऊर्जा, जैसे कि आपकी 800 कैलोरी है, यदि 800 कैलोरी से 900 कैलोरी, यानी कि कुल मिलाकर के 2400 कैलोरी से मैं आपको कम गणना करवा रहा हूँ, तो मैं दरिद्र की श्रेणी में आ जाऊँगा, लेकिन मेरी इनकम का पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये जो निरपेक्ष होती है, पोल खोलने वाली नहीं होती है। ये एक तरह से छिपा रेशम होती है। कैसी होती है? छिपा रेशम दरिद्रता होती है। इसमें जो रहस्य छिपा होता है, क्या छिपा होता है? रहस्य छिपा होता है, यानी कि आर्थिक जो अर्थव्यवस्था होती है ना, आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं, आर्थिक स्थिति की जो वास्तविकता होती है वो छिपी होती है। किसमें? किसमें छिपी होती है? वो छिपी होती है आपकी निरपेक्ष दरिद्रता में। किसमें छिपी होती है भाई? निरपेक्ष दरिद्रता में छिपी होती है। ओके, आगे हम पढ़ने वाले हैं भारत की दरिद्रता के मापांक के 2 आधार। अब देखिए,
भारत में दरिद्रता 2 प्रकार से मापी जाती है। देखो मैंने आपको बताया था दरिद्रता 2 प्रकार से मापी जाती है। एक तो होती है सापेक्ष दृष्टि से, ठीक है ना? एक होती है सापेक्ष दृष्टि, ये तो दरिद्रता की मापनी। एक होती है निरपेक्ष दरिद्रता। 2 प्रकार की तो होगी दरिद्रता भाई। ये किसके प्रकार है? सापेक्ष और निरपेक्ष। ये तो भैया किसके प्रकार हो गए? ये तो भैया हो गए दरिद्रता के प्रकार। किसके प्रकार हो गए? ये तो दरिद्रता के प्रकार हो गए। अब इसको मापेंगे कैसे? यानी कि अगर बात करें मापने की इकाई की, अगर बात करें मापने की इकाई थी तो मापेंगे कैसे दरिद्रता को? मापने के भी 2 आधार हैं। कितने आधार हैं? 2 आधार हैं। अब 2 आधार कौन-कौन से समझिए? मैंने आपको बताया था 2 आधार समझिए। एक तो पहला है प्रति व्यक्ति आय। पहला कौन-सा है? प्रति व्यक्ति आय, यानी कि जो पोल खोलने वाली है, पोल खोलने वाली दरिद्रता, इसके आधार पर माप सकते हैं। यानी कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसकी आय कितनी है। इसने कहा है कि यदि प्रति व्यक्ति आय 9 पॉइंट यानी कि $1947 है भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? $1947। अगर रुपयों में इसको कन्वर्ट किया जाए तो 1 लाख 1 सवा लाख या 1.5 लाख के समथिंग रुपए यानी कि 1.41 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय यानी कि 1 वर्ष में, यानी कि यदि 1 वर्ष में कोई व्यक्ति, यानी कि 1 वर्ष में कोई जो व्यक्ति है, 1 वर्ष में कोई व्यक्ति यदि 1.41 लाख रुपए, कितने? 1.41 लाख रुपए अगर कमा रहा है, यानी कि $1947 कमा रहा है। कितने? यदि डॉलर में पूछे 1947 यदि वो डॉलर कमा रहा है तो व्यक्ति कैसा है? निर्धन नहीं है। तो व्यक्ति कौन नहीं है? निर्धन नहीं है। तो व्यक्ति कैसा है? दरिद्र व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति कैसा है? अमीर है। वो भारत की दृष्टि से कैसा व्यक्ति? अमीर व्यक्ति है, या फिर अमीर तो नहीं कह सकता, या फिर ऐसा समझ लीजिए वो एक सामान्य व्यक्ति है। वो क्या नहीं है? वो दरिद्र व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना? ये तो हमारी हो गई भैया प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दरिद्रता, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दरिद्रता हो गई। अब समझिए, हाँ, एक चीज़ समझ लीजिए, आप 1947 को याद कैसे रख सकते हैं? देखो, हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। तो उस समय डॉलर चल रहे थे, यानी कि अंग्रेज़ों का ज़माना था। थोड़ा-सा इंग्लैंड या अमेरिका का भी होगा, अमेरिकी में जो अमेरिका महाद्वीप है उसका भी कुछ ना कुछ मतलब हिस्सा रहा होगा। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर लेना, यानी कि उस समय जो $1947 चल रहे थे, तो $1947 हमारे प्रति व्यक्ति यदि आय है वर्ष में, यानी 1 वर्ष में यदि वो $1947 कमा रहा है तो व्यक्ति कैसा है? दरिद्र व्यक्ति नहीं है। समझिए दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि न्यूनतम कैलोरी, ये भैया चौपार स्तंभ कैलोरी है, यानी न्यूनतम कैलोरी क्या होती है? ग्रामीण और शहरी कैलोरी भी ये 2 तरीका की होती है। कैलोरी कितने तरीका की होती है? देखो, ग्रामीण जो कैलोरी होती है वो 2400 कैलोरी, और शहरों में कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 2100 कैलोरी की, ठीक है ना? तो याद रखना कि ग्रामीणों में कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है? 2400 कैलोरी, और शहरों में 2100 कैलोरी। अगर क्वेश्चन आए कि राजस्थान में यानी भारत में या राजस्थान में दरिद्रता के कितने प्रकार हैं, तो 2 आधार पर मापी जाती है, और 2 ही कितने प्रकार हैं, ठीक है ना? इस चीज़ को आप कन्फर्म समझ लीजिए। आगे हम पढ़ते हैं। तो कैलोरी के आधार पर आपने पढ़ लिया, कैलोरी क्या है? न्यूनतम कैलोरी के आधार पर ग्रामीण में अलग होती है, शहरों में अलग होती है। यानी जो व्यक्ति 2400 से, गाँव में जो व्यक्ति 2400 से कम लोग उपभोग कर रहे हैं तो वो होगी दरिद्र, और शहरों में जो व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम, यानी कि 2100 कैलोरी से कम खा रहे हैं, यानी कि व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम खाता है दिन में। कितने दिन में खाता है? 1 दिन में। तो व्यक्ति क्या हो गया भैया? दरिद्र हो गया। आगे हम पढ़ेंगे भारत में निरपेक्ष दरिद्रता की श्रेणी में आता है। देखो, ये पॉइंट आप नोटिस कर लेना, भारत कैसी श्रेणी में आता है? निरपेक्ष दरिद्रता की श्रेणी में। क्यों आता है भाई? इस चीज़ को समझिए क्यों आता है। क्योंकि जब यूएनओ में जब भारत जाएगा, यूएनओ में जब भारत अपना डाटा रखेगा तो वो कैसा कहेगा? भाई मैं निरपेक्ष दरिद्रता में आता हूँ। वो सापेक्ष में नहीं आता अपने आप को। क्यों नहीं आता? क्योंकि सापेक्ष में इसलिए नहीं लेके आता क्योंकि सापेक्ष जो है वो पोल खोलने वाली है। कैसी है? पोल खोलने वाली है भैया, पोल खोलने वाली है। तो सापेक्ष कैसी है भैया? पोल खोलने वाली है। तो इसलिए भारत अपने आप को कैसी श्रेणी में लेके आता है? निरपेक्ष श्रेणी में। यदि भारत अपने आप को सापेक्ष श्रेणी में लेके आएगा तो उसकी क्या खुल जाएगी? पोल खुल जाएगी कि कितना गरीब है, कितना अमीर है। इसलिए भारत अपने आप को निरपेक्ष श्रेणी में लेके आता है, ठीक है ना? आगे हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान प्लस भारत में दरिद्रता के कारण क्या है भैया? दरिद्रता किन कारणों से होती है समझिए। सबसे पहले अपन जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है धुआंधार। जनसंख्या धुआंधार बढ़ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा भैया। एक-एक के 3-3 4-4 हो रहे हैं एक-एक व्यक्ति के। ये तो लड़के-लड़के हैं, और लड़कियाँ हो जाती हैं 6 से लेके 7-7, यानी कि पूरा शतक खेल रहे हैं भाई। आजकल के ज़माने में शतक खेलने पे लगे हुए हैं, दरिद्रता धुआंधार बढ़ रही है। तो दरिद्रता जो है इसी में आती है। जनसंख्या तीव्र वृद्धि दरिद्रता का प्रमुख कारण है। ये कैसा कारण है भैया? प्रमुख कारण है, याद रखना इस चीज़ को। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, और प्रमुख कारण जो जनसंख्या है ये बेरोजगारी का भी प्रमुख कारण है भैया, बेरोजगारी का भी प्रमुख कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ओके, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है आर्थिक विकास में धीमी गति। जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में आर्थिक विकास नहीं हो रहा भैया। क्या नहीं हो रहा? आर्थिक विकास नहीं हो रहा, क्योंकि उपकरण ही नहीं है, संसाधन ही नहीं है भाई साहब। संसाधन नहीं है तो क्या नहीं है? आर्थिक विकास नहीं हो रहा। दूसरा पॉइंट क्या कहलाता है? रोजगार कार्यक्रमों में प्राप्त जो भ्रष्टाचार। देखो, रोजगार के कार्यक्रम है, सब कुछ किया
5,000 लेके जगह निकली हैं भाई, 4,000 4 लाख फॉर्म भरे गए। 5,000 जगहों को भी लोग क्या करते हैं, जुगाड़ से भर देते हैं भाई साहब। किससे भर देते हैं? जुगाड़ लगा देते हैं। 5,000 व्यक्ति जो है जुगाड़ लगा देते हैं और हम जैसे लोग बोलते हैं वैसे ही। इसलिए भाई जो रोज़गार के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, धुआँधार भ्रष्टाचार हो रहा है। या फिर कोई संस्था बनाई सरकार ने और संस्था बनी और उस संस्था में बताया गया कि आपको 6.7 करोड़, सपोज़ कीजिए 67 करोड़ या 6.7 करोड़ का उसमें क्या किया गया, बजट पास किया गया। लेकिन ऊपर के जो मंत्री क्या करेंगे, इसमें से 1 करोड़ तक पहुँचाएँगे भैया। कितने करोड़ पहुँचाएँगे? 1 करोड़ पहुँचाएँगे। इस प्रकार से इसमें क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है। खान तो बहुत है लेकिन खोदने वाली प्राकृतिक संसाधन नहीं है भैया। खान बहुत है, खोदने वाली प्राकृतिक संसाधन नहीं। दूसरा पॉइंट, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन नहीं, कृषि के उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन नहीं, कृषि भी नहीं कर सकते, दरिद्रता तो बढ़नी है, गरीबी बढ़नी है, कृषि नहीं हो रही है, अच्छी उपज नहीं हो रही, अच्छी उपज नहीं होगी तो क्या होगा, दरिद्रता बढ़ेगी, ठीक है ना? ये प्राकृतिक संसाधन है। तीसरा पॉइंट जो है, कीमतों में वृद्धि। जो कीमत है भैया, कीमत देखो, कीमत जो है, दैनिक कीमत सबसे बड़ा पॉइंट है। दैनिक कीमत जो होती है ना, दैनिक कीमत, इन पे सर्वाधिक साइड इफेक्ट पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि दैनिक कीमत, सपोज करो आलू है 40 रुपये किलो। अब ये क्या करेगा, 1 महीने पीछे आलू को 80 रुपये किलो कर दें तो ये क्या है, बेरोजगारी का ही तो कारण है। एक तो बेचारे पहले से बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, ऊपर से दरिद्रता भी आ जाती है। क्यों? जब 80-100 रुपये जेब में पड़े हुए, 80 रुपये आलू आ गए तो पहले तो 60 रुपये बचते थे, अब 20 रुपये बचते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना इस चीज़ को? तो ये क्या है, जो है रोज़गार के कार्यक्रमों में वृद्धि और साथ में कीमतों में वृद्धि हो रही है और इस पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो गरीब लोग मर रहे हैं इस चीज़ से, ठीक है ना? उसके बाद उत्पादन तकनीक का अभाव। देखिए उत्पादन की जो तकनीक है, देखिए क्या हो रहा है कि कार्य तो खूब हो रहा है, कार्य खूब हो रहा है, लेकिन उत्पादन क्षमता कितनी हो रही है? उत्पादन क्षमता 0 से 5% ही हो रही है, यानी कि उत्पादन क्षमता का क्या है, अभाव। उसके बाद इसने कहा है शिक्षा का अभाव। सबसे ज़्यादा पॉइंट जो है शिक्षा का अभाव, ये देखने को मिलता है भैया गाँव में। कहाँ देखने को मिलता है? गाँव में। लेकिन यार आज कुछ नहीं है, शिक्षा पाकर भी लोग कैसे हैं? बेरोज़गार हैं। लेकिन फिर भी अगर शिक्षा मिल जाता है थोड़ा बहुत तो रोज़गार खोल ही लेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। तो इसलिए भैया शिक्षा का भी अभाव माना जाता है। पूँजी का असमान वितरण, भैया पूँजी का असमान वितरण क्यों माना जाता है समझिए। कुछ लोग तो करोड़पति हैं, कुछ लोग कैसे करोड़पति हैं और कुछ लोगों के पास बेचारे जो है कर्ज़े में डूबे हुए हैं, बेचारे कर्ज़े में डूब रहे हैं। तो इस प्रकार की पूँजी का क्या असमान वितरण है, ठीक है ना? पूँजी का कैसा असमान वितरण है, तो पूँजी का असमान वितरण होने के कारण भी ये बेरोज़गारी है। दूसरा भौगोलिक कारण भी होते हैं, कुछ भौगोलिक कारण हैं, यानी कि भौगोलिक कारण यानी कि वनस्पति है। वनस्पति से पहले क्या होता था, पहले जो वनस्पति होती थी, तो वनस्पति से लोग अपना जीवन यापन कर लेते थे, ठीक है ना? उसी से लकड़ी, ईंधन सब कुछ आता था। लेकिन आज जो है वनस्पति क्या हो रही है, वनस्पति आज की जो टाइम पर है वनस्पति कट रही है भाई। क्या हो रही है, वनस्पति आज के टाइम पर कट रही है। जब वनस्पति कटेंगी भाई साहब, जब वनस्पतियों को क्या होगा, कटाव होगा, तो लोगों में भी बेरोज़गारी फैलेगी। या फिर ऐसा समझ लीजिए, पहले जो आधा सा काम तो हो जाता था, नदी होती थी पहले, नदी नाले होते थे, नदी नाले या तालाब होते थे, वहाँ से लोग अच्छा स्वच्छ जल होता था उनमें। कैसा जल होता था? स्वच्छ जल होता था, वहाँ वो यूज़ करते थे। लेकिन आज वो जल हो गया गंदा। तो इस तरह से भौगोलिक स्थिति का भी अभाव इसमें हो रहा है। तो वहाँ पर अब गंदा जल हो गया तो लोगों को खरीद के लेके आना पड़ता है, या फिर लोगों को बोरवेल, कुएँ खुदवाने पड़ते हैं। इसमें क्या लगता है? पैसा लगता है। गरीबी आती है भाई साहब, कर्जा लगा कर के लोग पैसा लगाते हैं। इस तरह से समझ लीजिए आप सामान्य स्थिति से, ठीक है ना? तो ये भाई साहब आपकी बेरोज़गारी का ही अभाव है। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख सम्मतियाँ कौन-कौन सी हैं, समझिए। देखो, प्रमुख सम्मतियाँ, पहली जो सम्मति आती है वो आती है आपकी डीटी लकड़वाला। कौन-सी आती है? डीटी लकड़वाला सम्मति। ये क्या है समझिए। डीटी लकड़वाला 1989 में गठन की गई थी। इसका मॉडल क्या था? मॉडल था गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु यूआरपी। यूआरपी का फुल फॉर्म होता है यूनिफ़ॉर्म रिकॉल पीरियड, ठीक है? यूआरपी मॉडल का इसने क्या दिया? सुझाव दिया भैया। यूआरपी मॉडल का क्या दिया? सुझाव दिया। किसने दिया यूआरपी मॉडल का सुझाव? डीटी लकड़वाला समिति ने दिया। डीटी लकड़वाला समिति ने यूआरपी मॉडल का सुझाव दिया, ठीक है ना? डीटी लकड़वाला समिति ने यूआरपी मॉडल का दिया सुझाव भाई साहब। आगे हम पढ़ेंगे सुरेश तेंदुलकर समिति। इसका गठन हुआ था 2005 में भाई साहब। 2005 में क्या होता है इसका गठन? इसने मॉडल दिया था यूआरपी मॉडल के स्थान पर एमआरपी मॉडल दिया। और एमआरपी का जो मतलब होता है मिक्स रिकॉल पीरियड। क्या होता है? मिक्स रिकॉल पीरियड। समझिए, मिक्स रिकॉल पीरियड ये होता है एमआरपी का मतलब। एमआरपी का ये मतलब होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे 2009 से लेकर के 2011-12, 2009 से लेकर के 11-12 में राजस्थान में निर्धनता का अनुपात भारत की तुलना में क्या हुआ? घटा है भाई साहब। क्या हुआ है? घटा है। तो ये अच्छा पॉइंट है। ये देखने को अगर हम देखें तो अच्छा पॉइंट है। लेकिन आपको बता दें, ये सरकार जो है हमको एग्ज़ैक्ट आंकड़े नहीं देती भाई साहब। सरकार जो है एग्ज़ैक्ट आंकड़े नहीं देती, सही आंकड़े हमको कभी नहीं देती। यदि सही आंकड़े देगी तो क्या होगा? आक्रोश पैदा होता है। क्या पैदा होता है? आक्रोश पैदा होता है और सरकार के गिरने की नौबत आ जाती है भाई साहब। इसलिए सही आंकड़े नहीं देती है। तो राजस्थान सरकार कहती है कि भाई साहब 2009 से लेकर के 2012 तक जो है ये घटा है। क्या घटा है? निर्धनता का आंकड़ा भारत की तुलना में घटा है, क्योंकि भारत की तुलना में अगर देखें तो निर्धनता घटी है। ठीक है भाई, ये तो राजस्थान सरकार ने कहा है। आगे हम पढ़ेंगे राज्य। देखो राज्य ने कहा है, राज्य क्या कह रही है? शहरी क्षेत्रों में 9.2% जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में
11.3%। ये दरिद्रता का अनुपात घटा है 2011-12 के आंकड़े के अनुसार, ठीक है ना। आगे हम पढ़ेंगे 2011 आंकड़े में राजस्थान का अनुपात था 14.7 और भारत का जो दरिद्रता का अनुपात था 21.9, ठीक है, 21.9 था। ओके, आगे हम पढ़ने वाले भाई साहब रंग रंजन समिति। रंग रंजन समिति क्या है? रंग रंजन समिति का गठन हुआ था 2012 में भाई साहब। मॉडल इसने दिया था MMRP, यानी कि एम का एक मॉडिफाइड जोड़ लीजिए बस, और MRP का तो हो गया मिक्स रिकॉल पीरियड, ठीक है ना। एम का एक मॉडिफाइड जोड़ लीजिए, जो MRP का होता है ना मिक्स रिकॉल पीरियड, वही जो MRP का होता है वही MMRP का हो जाता है। मैंने आपको बता दिया था यार MMRP का, यदि आपको याद नहीं हो तो देखिए जो MRP का मैंने आपको बता रखा है, यदि MRP का मिक्स रिकॉल पीरियड, ठीक है ना। यदि आपको मैं MRP जगह MMRP लिख दूँ तो एम को आप जोड़ लीजिए, मॉडिफाई जोड़ लेना, इसमें मॉडिफाई जोड़ लेना, वो बन जाएगा मॉडिफाई मिक्स रिकॉल पीरियड। ओके, तो ये होगी आपकी रंग रंजन समिति। रंग रंजन समिति ने क्या किया गया, MMRP का मॉडल दिया भाई साहब। किसका मॉडल दिया? MMRP का मॉडल दिया। हालांकि इस मॉडल को लागू नहीं किया गया था, इसने सिर्फ सुझाव दिया था। ओके, उसके बाद रंग रंजन समिति क्या कहती है? इसने कहा रंग रंजन समिति ने कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें यदि 32 रुपये प्रतिदिन आय होती है और खर्च करने वाला व्यक्ति क्या होगा? गरीब होगा। इसने कहा कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई व्यक्ति 32 रुपये से कम खर्च करता है, कितने रुपये से? 32 रुपये से एक दिन में कम खर्च करता है भाई साहब। एक दिन में 32 रुपये से कम खर्च करता है तो व्यक्ति कैसा होगा? गरीब होगा। ये कैसी समिति कहती है? रंग रंजन समिति कहती है। ओके, और रंग रंजन समिति ये भी कहती है, एक चीज़ समझिए आप, जब 32 रुपये प्रतिदिन में खर्च करा तो महीने में कितना हो गया? 972 रुपये। गणना कर लीजिए, यानी कि मासिक दय अगर बात करें, मासिक खर्च 972 रुपये से कम है भाई साहब। कैसा है? कम है। तो व्यक्ति क्या हो गया? व्यक्ति हो गया बेरोजगार, कि सॉरी व्यक्ति हो गया गरीब, ठीक है ना। तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा भाई साहब? दरिद्र श्रेणी में आ जाता है, ठीक है ना, दरिद्र श्रेणी में आ जाता है। अगला पॉइंट है शहरों वाले। ये रंगरंजन समिति की भाई साहब, रंगरंजन समिति का वो है पॉइंट। शहरों में इसने कहा था 47 रुपये प्रतिदिन। इसने कहा यदि व्यक्ति 47 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करता है, कम खर्च करता है, इससे क्या करता है? कम खर्च करते हैं, पर इतने रुपये भी खर्च कर लेता है तो व्यक्ति कैसी श्रेणी में आ जाएगा भाई साहब? दरिद्र श्रेणी में आ जाएगा। कैसी श्रेणी में आ जाएगा? दरिद्र श्रेणी में आ जाएगा। समझिए इस चीज़ को। अब जो 47 रुपये प्रतिदिन खर्च करता है तो महीने के हिसाब से देखें तो महीने में हो गया 1407 रुपये। यदि व्यक्ति 1407 रुपये खर्च करता है या इससे कम खर्च करता है तो व्यक्ति किस श्रेणी में आ जाएगा भाई साहब? दरिद्र श्रेणी में आ जाएगा। तो इस प्रकार से भाई साहब तीन तो इसमें क्या है अपनी, तीन तो अपनी इसमें समितियां हैं। किसमें? दरिद्रता में 3 समितियां हैं। एक तो आपकी रंग रंजन समिति आ गई, ओके, एक आपकी रंग रंजन समिति है, ठीक है ना। रंग रंजन समिति के अलावा एक आपकी सुरेश तेंदुलकर समिति है, और सुरेश तेंदुलकर समिति के अलावा एक आपकी टीटी लकड़वाला समिति है। वैसे 3 समितियां हैं। तीनों समितियों में आपकी पूरी दरिद्रता का टॉपिक समाप्त होता है। दरिद्रता का टॉपिक की सिर्फ 3 समितियां हैं और तीनों समितियों में ये दरिद्रता का टॉपिक होता है भाई समाप्त। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको ग्राम विकास अधिकारी का कोई जो नया टॉपिक होगा, आपको बता देंगे कौन सा टॉपिक होगा, तो उस टॉपिक में आपसे मुलाकात होती है। तो आपका जो कठिन कठिन टॉपिक थे वो हमने करवा दिए हैं, और शायद आपको जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा अगला टॉपिक अकाल और सूखा से संबंधित, यानी कि राजस्थान में अकाल और सूखा से संबंधित। आपको मैं इतना यकीन दिलाता हूँ भाई, आप इन सभी को नोट डाउन कर लेना भाई, कॉपी में नोट डाउन कर लेना। इनसे बाहर कहीं जाने वाला नहीं है। अगर जाएगा भी तो भाई साहब आप ऐसा करना, अगर इनसे बाहर जाता है ना तो आप पहले इनको याद कर लेना, ठीक है। याद करोगे, जैसे आप कोई नोटबुक पढ़ोगे या फिर कोई कॉपी पढ़ोगे, या फिर जैसे कोई भी आप लक्ष्य की या फिर धरोहर की कोई बुक पढ़ोगे, ठीक है ना, लक्ष्य या धरोहर की कोई बुक पढ़ोगे तो उसको याद करने में आपको आसानी होगी भाई। याद करने में क्या होगी? याद करने में आसानी हो जाएगी, आप आसानी से याद कर सकते हो। ओके, तो इसलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।